चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BA-BG 171 के यूनिट 12 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले यूनिट 1 से 11 तक कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 1 से कंप्लीट नहीं किए हैं, कवर नहीं किए हैं, वो सभी जरूर से ज़रूर कवर कर लीजिए। इसका जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैनल में आपको मिल जाएगा। BA-BG 171 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से, और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप जाके सारे के सारे क्लास जो है ना आसानी तरीके से कर सकते हैं। ओके, आज जो है इकाई 12 चैप्टर नंबर 12 को देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, श्रमिक और श्रम विधान। श्रमिक और श्रम विधान देखिए गाइज, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे भी नेक्स्ट यूनिट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है टॉपिक्स को देखिए 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 ये 4 टॉपिक्स हैं। चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चारों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे, जैसे कि आर्थिक विकास पर अम्बेडकर के विचार, श्रमिक और श्रम विधान पर अम्बेडकर के विचार, श्रमिक और संसदीय लोकतंत्र, श्रमिक और जातियों पर अम्बेडकर के विचार। ये चारों के चारों में से एक जरूर रहेगा आपको, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 12.3 में क्या कहा जा रहा है, आर्थिक विकास पर अम्बेडकर के विचार। देखिए इसके बारे में देखिए, यहाँ से आप सभी यहाँ देख सकते हैं 12.3 में, यहाँ से आप लोग सभी देखिए क्या कहा जा रहा है। आप लोग वीडियोज को लास्ट तक सुनिएगा, सिर्फ उसी में समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, श्रमिक और श्रम विधान पर अम्बेडकर के विचारों को समझने के लिए हमें उनके आर्थिक विकास के सिद्धांत स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। देखिए श्रमिक और श्रम विधान को जो है, किसान जो है, श्रमिक जो है, वर्ग जो है, जो काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उसके विधान पर हम लोग का अम्बेडकर का विचार जो थे, उसको इस विचार को समझने से पहले हमें जो है उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी आर्थिक विकास कैसी है, उसकी इकोनॉमी कैसी स्थिति है, उसके बारे में अगर समझ जाएंगे तो इसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, भारत के आर्थिक विकास के संबंध में अम्बेडकर की वचनबद्धता हमें वर्ष 1918 की याद दिलाता है, जब उन्होंने जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में एक लेख प्रकाशित किया था। जैसे कि अम्बेडकर जी ने एक अपना लेख लिखा था, अपना पुस्तक लिखा था, जिसका नाम था जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी। ये जो है 1918 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था, रिलीज किया था, और उसमें से यही बुक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं उसकी आर्थिक स्थिति की कैसी संबंध है, उसकी आर्थिक स्थिति का विकास का कैसे संबंध है, इसके बारे में उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझाया, बताया है। उनके लेख ए स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमडीज, ये भी एक और पुस्तक है, उसका लेख है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेडमीज में अम्बेडकर ने कृषि के पिछड़ेपन का आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और इसके समाधान हेतु कृषि को औद्योगिक रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इस जो है लेख के माध्यम से अम्बेडकर जी जो है वो श्रमिकों का जो है ना पिछड़े जो छोटे छोटे जाति के लोग हैं, जो पिछड़ेपन है, उसके आर्थिक विश्लेषण के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में जो है ना इस पुस्तक के माध्यम से, इस लेख के बारे में समझाया है, बेहतरीन तरीके से बताया, और उसके बाद उसकी समाधान क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। और उसका कहा जा रहा है, उत्पादन के अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अम्बेडकर ने लघु कृषि क्षेत्रों या उद्योगों के मुकदमों को चलाया है। उत्पादन जो है उसके इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से इकोनॉमी के अप्रोच के अनुसार जो है अम्बेडकर जी ने जो छोटे कृषि के लोग हैं, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, श्रमिक लोग हैं, या जो उद्योग करते हैं, उसके मुकदमा को सुलझाया है। खेत छोटे या बड़े उत्पादन की दृष्टि से एक आर्थिक इकाई होते हैं, लेकिन ये खेत मात्र अकेले रूप में नहीं बल्कि भूमि, पूंजी और श्रम को मिलाकर इकाई बनाते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे बड़े जैसे है ना, कोई दृष्टि से उत्पादन किसी चीज़ें से करते हैं, उसकी इकाई होती है, उसकी इकोनॉमी की इकाई होती है। किसी तरह से आपका भरण पोषण होता है, या तो खेती कर रहे हैं, या तो आप छोटे मोटे कोई उत्पादन कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, ये सभी चीज़ें हैं। केवल भूमि के आकार जैसा ही आमतौर पर देखा जाता है, आर्थिक या गैर आर्थिक भूमि का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। केवल भूमि के आकार जो होती है, जैसे कि आमतौर पर जनरली जो है वो आर्थिक या गैर आर्थिक भूमि का हिस्सा नहीं कहा जाता है। जैसे कि आपके पास सिर्फ भूमि है, भूमि ऐसे बहुत सारे भूमि प्रकार के होते हैं जिसमें खेती सही तरीके से नहीं होती है, तो वो प्रकार का आर्थिक भूमि का विकास मतलब हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए भूमि का पूर्व उत्पादन के अन्य कारकों का अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमि और श्रम के संबंध में पूंजी की कमी के कारण आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या ही मूलतः कृषि पिछड़ेपन की समस्या का मूल कारण था। ये जो है भूमि और श्रम जो है उसका सबसे पहला जो है ना मुख्य कारण यही था, उसका जो है
पिछड़ेपन होने का कारण यही था कि उसके जो है ना उत्पादन के सही रूप से उसका अनुपात अत्यंत नहीं हो पा रहा था। वो जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही कारण था। उसके समाधान के लिए अम्बेडकर जी ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इस प्रकार है। भूमि और श्रम उत्पादन में सुधार करना चाहिए, उसकी भूमि को सही तरीके से करना चाहिए और उसके बाद खाद बीज जो भी हो उसको देखना चाहिए, उसका श्रम उत्पादन में सुधार करना चाहिए। पारिवारिक भरण पोषण, कृषि आय को बढ़ाना चाहिए, उत्पादन पर निवेश की बचत हेतु घरेलू क्षमता का विस्तार करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जो इसका समाधान किया जा सकता है। उसके बाद आगे कहा जाता है यह किया जा सकता है यदि भूमि पर कृषि श्रमिक अधिक है तो उन्हें उद्योग को स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि कृषि और उद्योग दोनों में श्रम का महत्व भी बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए आपकी भूमि अच्छा खासा भूमि है, श्रमिक हैं और उसमें अच्छा खासा उत्पादन भी होता है। आप चाहोगे तो या तो भूमि में जो है सिर्फ कृषि भी कर सकते हो या साथ साथ जो है कोई उद्योग भी कर सकते हैं। इसमें जो है क्या क्या होगा, एक तो आपको कृषि से भी बेनिफिट्स मिलेगा और उद्योग भी करेंगे तो उससे भी बहुत सारे को रोजगार भी मिल सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद अम्बेडकर ने इन विचारों को तब लागू किया जब उन्होंने वर्ष 1942 में केंद्र मंत्रिमंडल में श्रम, सिंचाई और विद्युत विभाग का प्रभारी सदस्य बनाया गया था। जब अम्बेडकर जी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो ना ये सभी पद में जो प्रभारी थे उस समय उन्होंने ये लागू किया था 1942 ईस्वी में। उस समय विश्व युद्धोत्तर पूर्ण निर्माण और आर्थिक विकास की समस्या का सामना कर रहा था। जैसे 1942 ईस्वी के आसपास जो है ना वो आज़ादी के करीब ही था, जो 5 साल बाद जो होगी आज़ादी, तो उस समय युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान ही ये सभी समस्या का सामना करना पड़ रहा था अम्बेडकर जी के लिए। अम्बेडकर का मानना था कि भारत में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की समस्या अन्य युद्धग्रस्त देशों से वास्तव में भिन्न थी। ये सभी जो है बाकी देशों से जो युद्ध के बाद जो है इसकी समस्या बाकी देशों से अलग थी, भिन्न थी। यूरोपीय देशों के विपरीत जहां ध्यान युद्ध में नष्ट हुए उद्योगों के पुनर्निर्माण पर केंद्रित करता था। ये सभी चीज़ें हैं जो युद्ध के दौरान ही किया गया था। उसका आगे कहा जा रहा है आम जनता की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र के तहत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सीमाओं से अवगत कराते हुए अम्बेडकर ने तर्क दिया कि देश के आर्थिक विकास हेतु श्रमिक का महत्व अधिक है। ये जो आम जनता है, जो नॉर्मल जनता है, उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, उसको इकोनॉमिक जो है सेव के लिए, उसको सुनिश्चित मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए जो ना लोकतंत्र के तहत जो होती है उसकी पूंजीवाद व्यवस्था होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हो, ये सभी चीज़ों पर अधिक से अधिक महत्वपूर्ण देना चाहिए। श्रमिकों को हम लोग को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं वो विशेष रूप से शांति, आवास, कपड़े, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उनसे बढ़कर इज्जत के साथ कार्य करने का अधिकार हुए चिंतित थे। ये सभी जो अम्बेडकर के अनुसार जो है श्रमिकों के लिए कम से कम अच्छा खाना होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, घर रहने के लिए घर रहना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है उसको इज्जत के साथ रहना चाहिए। उसको ये सभी चिंता थी कि ये सभी चीज़ कब मिलेगा इसको। ठीक है, फिर आगे कहा जाए, देखिए यहाँ से यदि सरकार ने हस्तक्षेप नीति अपनाई तो ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र श्रम को अधिक उत्पादन बनाने के लिए राष्ट्र को अपने प्रावधानों में निम्नलिखित बिंदु को शामिल करना चाहिए। ये जो है श्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्पादों को प्रोग्रेस करने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स बिंदु बनाए गए हैं जो इस प्रकार है। जैसे कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त या अनुदानित शिक्षा, यानी 14 वर्ष से जो भी छोटे हैं उसको मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। चिकित्सा सुविधा, जैसे अभी गवर्नमेंट के द्वारा चिकित्सा से मतलब अभी के दौरान जो है ना सब कुछ मतलब उपलब्ध करा दिया गया। ये अम्बेडकर के समय में ही उन्होंने ये विद्रोह किया था, ये आगमन किया, ये मांगे की थी। पानी की आपूर्ति अभी भी देख रहे हैं, सब घर घर जो है पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है, टैंकी लगाई जा रही है, नल टूटी लगाई जा रही है। विद्युत सहित अन्य सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, ये सभी जो बिजली वगैरह सभी जो है घर घर बिजली वो चल रहा है। ये सभी चीज़ें हैं। जैसे श्रमिक की दक्षता और स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपयुक्त उपाय थे और ये लक्ष्य निम्न थे। जैसे मजदूरी को उचित भुगतान, मातृत्व को और बीमारी लाभ, छुट्टियाँ, ये सभी जो है आपको देनी चाहिए। ठीक है, उसके जब अम्बेडकर श्रम नीति समिति के अध्यक्ष थे तब इनमें से कोई योजनाओं को श्रम विभाग में लागू किया। इन कई योजनाओं को मतलब जब वो अम्बेडकर जी जो है श्रम विभाग के जो अध्यक्ष थे उस समय इन्होंने कई बहुत सारे योजनाओं को उसने लागू किया। उसका उनका उद्देश्य सभी लोगों की जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करना था। इससे एक और श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी और दूसरी ओर कृषि उत्पादों में विकास होगा। ये सभी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कृषि के साथ साथ उद्योगों में भी वृद्धि करने के लिए ये सभी रणनीति अपनाई थी। ओके, उसका आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा श्रमिक और संविधान पर अम्बेडकर के विचार। ये आप सभी भी देख सकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा खास भी नहीं है, आप सभी फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, अम्बेडकर की श्रम के लिए चिंता केवल नीति स्तर तक नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर तक भी था। ये जो है अम्बेडकर जी का सिर्फ श्रम के लिए जो है ना बस उसकी
नीति तक ही नहीं है उसका, उसके बारे में ही मतलब दिक्कत नहीं था कि उसका भरण पोषण कैसे होगा, रहन सहन कैसे होगा। उसको आगे चलकर उसको राजनीतिक स्तर पर भी उसको दिक्कत होना था कि आगे चलकर ये जो है पदाधिकारी के रूप में नहीं चयनित होगा, नेता नहीं बन पाएगा। ये सभी चीज़ें उसके मन में बहुत चिंतित हो रही थी। इसलिए उन्होंने जो है ना अगस्त 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक दल यानी कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ILP को चलाया। उसके बाद यह पार्टी अपने आप में कामगारों की पार्टी के रूप में प्रदर्शित हुई। IAL का कार्यक्रम जो 1937 में प्रकाशित हुआ, उसने अपने आप का मूलतः श्रमिक संगठन बताया। कहा कि इसके मुख्य कार्यक्रम श्रमिक वर्ग के कल्याण और प्रगति हेतु है। ये सभी चीज़ें जो कि 1936 ईस्वी में ILP का उद्घाटन किया, उसके बाद 1937 में प्रकाशित किया। इस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ाई करता है और आगे चलकर जो है ना उन्होंने आगे फिर कहा जाए बेरोजगारी और भूमिहीनों की सहायता के लिए भूमि पुनर्वास और सार्वजनिक कार्य का सुझाव देते हुए उसने निम्नलिखित वादे किए। साहूकारों के चंगुल से किसानों को सुरक्षा हेतु कानून बनाना, भूमि राजस्व का करा विरोध करा, ये सभी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बताया था। आप सभी इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा तो आप सभी समझ सकते हो। 1937 के द्वारा साप्ताहिक जनता के संस्कारों पर पढ़कर श्रमिक हितों एवं सुरक्षा के संबंध में विचारों को अधिक समझा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये ILP इन्होंने चुनाव लड़ा था 1937 ईस्वी में, जिसमें से टोटल जो है ना चुनाव में टोटल सीटें थी 17 थी, उसमें से 14 सीटें इन्होंने लाया और जो कि इन्होंने विजेता हासिल की, इन्होंने जीत हासिल की। इसमें से 11 आरक्षित थे, 13 में से सदस्य थे और 3 सामान्य सीटें थी, 4 में सदस्य शामिल थे। उसके बाद इसके तुरंत बाद ILP किसानों को श्रमिकों के कई बड़े संघर्षों में शामिल हुआ। विशेष रूप से खोटी भूस्वामित्ववाद के उन्मूलन के लिए संघर्ष 20,000 किसानों ने 22 मार्च 1938 में भूमि काउंसिल पर मार्च करते हुए गए। ये सभी चीज़ें हैं जो आप सभी एक बार देख लीजिएगा इसको, ये आप सभी देख सकेंगे, समझ जाएंगे, पूरा ईजी ही है, ठीक है। इसी के बारे में सिर्फ चुनाव के बारे में कैसे कैसे किया गया था उसके बारे में बताया गया है, आप सभी इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखिए आप, श्रमिक और संसदीय लोकतंत्र, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अंबेडकर के लेखों और भाषणों में ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें श्रमिकों के हितों के संरक्षण की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में अधिक आशा या उम्मीद नहीं थी। ये जो अंबेडकर के अनुसार जो है उसके लेख जो थे, उसके पुस्तक थे, उसके भाषण जो थे, वो यह स्पष्ट कर दिया था कि श्रमिकों के हितों के लिए जो है लोकतांत्रिक रूप से, मतलब प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक रूप से जो होता है ना, स्वतंत्र रूप से जो है उसकी संसदीय प्रणाली में अधिक आशा नहीं थी, अधिक जो उम्मीद नहीं थी कि हमारी मदद करेगी, मैंने जो किया हूँ उसके सपोर्ट करेगा। अम्बेडकर ने महसूस किया कि यद्यपि संसदीय लोकतंत्र में उच्च आशाओं के अच्छे आधार मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ जनता की आवाज़ व्यक्त करने हेतु विधानमंडल होता है और उसके पास कार्यपालिका होती है जो विधानमंडल का आदेश मानने के लिए बाध्य है, और इन सब के अतिरिक्त एक न्यायपालिका होती है जो इन दोनों को निर्धारित कानून कायदे पर नियंत्रित रखती है। लेकिन वास्तविकता इसकी विपरीत थी। ये जो है अम्बेडकर जी ये महसूस कर लिया कि जो है ना वो लोकतांत्रिक जो है संसदीय स्तर पर जो लोकतंत्र में उच्च आशा के अच्छे आधार पर मौजूद हैं, ये जो सिर्फ उसको ये महसूस कर लिया कि वो जो है ऊंचे स्तर पर जो है कार्यपालिका की सहायता से हम लोग सहायता कर मिल जाएगी। कार्यपालिका जो है न्यायपालिका कार्यपालिका होती है, उसकी सहायता से हम लोग को मिल सकता है, विधानमंडल में आदेश मानने के लिए हम लोग मिल सकता है। लेकिन जो है ऐसा उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा फिर भी इसका जो विपरीत ही हुआ, वो जो है उसका वास्तविक रूप से विपरीत हुआ। जो उन्होंने सोचा उसका कुछ भी नहीं हो पाया, उसका विपरीत ही हो गया, ठीक है। उन्होंने बताया कि संसदीय लोकतंत्र कभी भी लोगों की सरकार जैसे लोगों द्वारा और लोगों के लिए नहीं रही थी। ये जो है अम्बेडकर जी ने बताया कि संसदीय जो है लोकतंत्र कभी भी लोगों की सरकार पर जैसे लोगों द्वारा और लोगों के लिए नहीं रहा है, ये लोगों के और लोगों द्वारा नहीं हुआ, ये संसद के ये सरकार के अंतर्गत रहा है, ठीक है। यद्यपि इसकी विशेषताओं के अतिरिक्त संसदीय लोकतंत्र वास्तव में वंशानुगत अधीनस्थ वर्ग की सरकार, वंशानुगत शासक की वर्ग की सरकार होती है। यद्यपि इसकी जो मुख्य विशेषता यही रहा, जैसे कोई संसद का बेटा है, बेटी है, उसके वंश के अनुसार ही उसका जो ना आगे चल रहा था, शासक हो रहा था, जैसे पहले हुआ करता था। उसके अम्बेडकर के समय में भी ज़्यादातर यही देखने को मिलता था। गांधी परिवार से देखिए, उसका वो बेटा बेटी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सभी जो है सभी के सभी जो है सभी वो वंशानुगत शासक के रूप में शासन किया था। और इसके बाद कहा जा रहा है इसी कारण से संसदीय लोकतंत्र आम आदमी की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और स्वेच्छा, व्यवसाय, धंधा, रोजगार सुनिश्चित कराने की अपेक्षा को पूरा करने में विफल रही है। इसलिए जो है ना छोटे छोटे जाति के लोग जिसकी संपत्ति के लिए दिक्कत होती है, धंधा के लिए दिक्कत होती है, श्रमिक के लिए दिक्कत होती है, उद्योग के लिए दिक्कत होती है, रोजगार के लिए दिक्कत होती है, सभी में जो है ना उसको सही करने में, उसको बदलाव करने में विफल रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसमें देखिए अम्बेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र में दो मुख्य समस्याएं थी। वो क्या क्या थे? अनुबंध की स्वतंत्रता का विचार स्वतंत्रता के नाम पर पवित्र और समर्पित है। अनुबंध की जो है
आपके किसी जो है आप किसी दो जो है आपके दो पक्षधार हो गया ना, पक्षधार जो कि मध्य जो है अलग अलग पक्षधर होते हैं आपके विरोध में, उसकी स्वतंत्रता का विचार, स्वतंत्रता के नाम पर पवित्र और समर्पित था। उसका जो स्वतंत्रता के नाम पर पवित्रता प्योर था, उसके समर्पित था। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र आर्थिक समानताओं और समानताओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता था और संविदा की पार्टियों पर अनुबंध की स्वतंत्रता के परिणाम की जांच की प्रभाव पार्टियों के अनुबंध हेतु नहीं की। उसके बाद ये जो है संसद जो होती है, संसदीय लोकतंत्र जो है उसकी आर्थिक असमानताओं की ओर ध्यान नहीं देता था और उसके बाद संविदा पर ये सभी चीज़ें उसके मन में भी ये जो है बहुत सारी दिक्कतें, ये सभी सवाल आए, ये सभी समस्या थी कि क्या उन्हें असमान होना चाहिए, ये सभी जो है उसके मन में सवाल आते थे। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा संसदीय लोकतंत्र ये देखने में नाकाम हुआ है जहाँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र विफल हो सकता है। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की राजनीतिक लोकतंत्र का नाजुक तंत्र है। यह नाजुक तंत्र जितना कठोर होगा उतना ही उसका ढांचा भी मजबूत होगा। लोकतंत्र का अर्थ समानता है, किंतु संसदीय लोकतंत्र ने समानता पर स्वतंत्रता का उत्साह को विकसित किया। समानता के देखिए इस पर क्या कहा जा रहा है, जैसे संसदीय लोकतंत्र का जो है ये देखने का नज़रिया ये था कि उसमें जो देखने में नाकाम हुआ, यानी संसदीय लोकतंत्र जो है छोटी छोटी जातियों को देखने में सही तरीके से वो देख नहीं पाई। वो लोकतंत्र में वो एक प्रकार का असमान के रूप में उन्होंने सही तरीके से नहीं देख पाया और उसके बाद जो है वो आर्थिक स्थिति का लोकतंत्र नहीं बन पाया। उसके बाद जो है राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो सफल भी नहीं हो पाया। इस तरह से उसकी जो सामाजिक हो गया, सोसाइटी हो गया, उसके इकोनॉमिक्स में उसमें लोकतंत्र था ही नहीं। उसके बाद इस तरह से उसके राजनीतिक लोकतंत्र में भी सफल नहीं हो सकता था। और अम्बेडकर जी का मानना यही था कि जो सामाजिक स्थिति में जो थी और धार्मिक, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, ये लोकतंत्र जो है ना उसमें नाजुक तंत्र था, यानी कि कमज़ोर था। नाजुक मतलब रहता ना पूरा हिला डुला, थोड़ा सा फूक दो टूट जाए, वैसे तरह तंत्र था। ये नाजुक तंत्र जितना कठोर होगा उतना ही उसका ढांचा मजबूत होगा। जितना वो उसका तंत्र जो होगा, जितना वो तंत्र मजबूत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जिस तरह लोहा मजबूत होता है तो उस तरह से हम लोग मकान वगैरह में भी यूज करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी कहा जाता है जितना कठोर होगा तंत्र उतना ही ज़्यादा ढांचा मजबूत होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके यहाँ से देखिए, श्रम का भारतीय संघ के आयोजक के तहत सितंबर 1943 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय व्यापार संघ के श्रमिकों कर्मचारियों के अध्ययन शिविर के समापन सत्र में भाषण देते हुए उन्होंने श्रमिकों की चेतावनी दी कि यदि वे संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के तहत जीवन यापन चाहते हैं, उस समय भारत में चर्चा में की जा रही थी, तो उन्हें अपने लाभ हेतु इसमें परिवर्तन के माध्यम से सर्वोत्तम संभावना बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह जो है श्रम और भारतीय संघ के जो है आयोजक जो थे, सितंबर 1943 में दिल्ली में एक जो है ना मीटिंग हुई थी, एक भाषण के तौर पर एक हुआ था। उसमें अम्बेडकर जी कहना चाहते थे कि जितने भी श्रमिक लोग हैं उसको एक चेतावनी दे दी थी कि यदि आपको सही तरीके से जीवन यापन करना है, सही तरीके से आपको जीना है, तो और उस पर जो है ना जितने भी परिवर्तन होंगे उसके माध्यम से जितने भी संभावना बनाने की संभावना होगी उसको जो है प्रयास करना चाहिए, उसकी संभावना को बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों को यह चेतावनी भी दी कि ट्रेड यूनियन की स्थापना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये जो है अम्बेडकर जी का द्वारा जो है ना श्रमिकों के लिए एक चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी थी कि श्रम अधिकार जो है उसका जो है ना अंतिम लक्ष्य नहीं होता। ये ट्रेड यूनियन की स्थापना जो उनका अंतिम लक्ष्य नहीं हो जाए, ये ट्रेड यूनियन हम लोग को मिल जाएगा तो बस हो गया, वही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इसके और आगे भी होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य सरकारी श्रम अधिकारी रहने का होना चाहिए, जो कि सरकारी अधिकारी के रूप में, श्रम अधिकारी के रूप में हम लोग को होना चाहिए। हमें सरकार की तरफ से जो है अधिकारी के रूप में भी चयनित किया जाना चाहिए, ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब भी मतलब छोटे श्रमिकों के लोग जो है ना अधिकारी के रूप में हम लोग जब भी चयनित होंगे तब वो लक्ष्य पूरा होगा हम लोग का। और उसके लिए अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि श्रमिकों और राजनीतिक पार्टी के रूप में अवश्य ही एक श्रमिक दल की स्थापना करनी चाहिए। इन्होंने जो है अम्बेडकर जी ने एक सुझाव दे दिया कि यदि हम लोग एक अलग सा पार्टी बनाएंगे अगर हम लोग को विजय प्राप्त हुआ तो आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ्यूचर सही रहेगा, इसलिए उन्होंने स्थापना करनी चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह दल केवल ट्रेड यूनियनों को भी शामिल कर लेगा, किंतु व्यापार संघवाद, संकीर्ण और नियंत्रण दृष्टि से भरे दृष्टिकोण को शामिल करेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो कि आगे चलकर बढ़ाया गया। ठीक है,
उसके बाद कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र में श्रमिक वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने के लिए श्रमिक दल बनाया जाना आवश्यक है। एक अलग राजनीतिक संगठन के रूप में केवल श्रमिकों द्वारा बनाई गई सरकार श्रमिक के हितों का ध्यान रखने में सहायता करेगी। यह जो है संसदीय जो है संसद प्रणाली जो होती है उसमें लोकतंत्र में श्रमिक वर्ग के जो छोटी छोटी जो हैं उनके हितों के लिए आगे बढ़ाने के लिए श्रमिक दल बनाया गया। उसके बाद एक तो दल बनाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता, ताकि आगे चलकर हम लोग को भी अच्छा खासा सरकारी अवसर मिले। ठीक है, ये सभी चीज़ें थी। ठीक, उसके बाद इस तरह से ये टॉपिक भी आप सभी समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, लास्ट टॉपिक जो है आपका श्रमिक और जातियों पर अम्बेडकर के विचार। श्रमिक और जातियों पर अम्बेडकर के विचार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अम्बेडकर ने भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया और निम्नलिखित प्रकारों से जाति और श्रमिक यानी श्रम के बीच संबंध देखा। अम्बेडकर जी ने बहुत सारी सामाजिक का गहन किया, अध्ययन किया, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद उन्होंने जाति और श्रम के बीच जो है बहुत सारे भेद बताए। जैसे कि जाति जो है श्रमिकों को विभाजित करती है, जाति जो है आपको श्रमिकों को विभाजित करता है। जैसे उच्च जाति, छोटी जाति, उसके श्रमिक जो है उसके कार्य जो है उसके में बंटवारा कर देती है, उसका जाति कार्य रुचि में बाधक है। जैसे मान के चलिए छोटे जाति के लोग कोई मजदूरी काम करता है तो उच्च जाति के लोग उसमें रुचि नहीं रहेगा। इस तरह से जो जाति जो है ना कार्य रुचि में बाधक कर देता है। उसके जाति हस्तकारी दक्षता से नाता तोड़ती है। जैसे छोटे जाति के लोग जो अछूत जो है कुआं के पास चला जाएगा तो बड़ी जाति के लोग जो ना उसको ऐसे पानी पीना ही छोड़ देगा। इस तरह से जो है उसके हस्त जो कार्य होती है उसको छोड़ देता है। जाति श्रमिक की कार्य शक्ति को घटाती है, जाति संगठन को रोकती है। ये सभी जो है ना चीज़ें हैं जो जाति और श्रम के बीच संबंध है, भेद हैं। उसके बाद वे उनसे सहमत नहीं थे जिन्होंने दावा किया कि जाति व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी विशिष्ट विशेषता है जिसमें श्रम विभाजन का आकार दिया था। उसका यह सहमत नहीं था, अम्बेडकर जी का यह जो है ना सहमत नहीं था जिन्होंने दावा किया कि जाति व्यवस्था जो होती है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी विशिष्ट विशेषता है जिसमें श्रम विभाजन का आकार दिया है, जिसने जो है ना श्रम का और विभाजन के रूप में, बंटवारा के रूप में एक आकार दिया है। ये उसका जो है ना सहमत नहीं थे, उसको विरोध करते थे। निस्संदेह सभी समाज को श्रम के विभाजन की आवश्यकता है, जो है ना सभी के समाज के लिए श्रम के विभाजन की आवश्यकता है, किंतु किसी भी सभी समाज में श्रमिकों के इस प्रकार के दमघोटू अप्राकृतिक विभाजन नहीं होता है। इस प्रकार जो किसी भी समाज में श्रमिकों के लिए इस तरह से जलील के रूप में अप्राकृतिक रूप से उसको जो ना विभाजन नहीं कर सकता है। अम्बेडकर के अनुसार जाति का श्रमिकों का विभाजन हेतु सामाजिक व्यवस्था की अधिकतर अधिकारपूर्ण और शाश्वत परंपरागत थी। वास्तव में ये केवल श्रमिकों का विभाजन नहीं था, यह एक पदानुक्रम थी जिसमें इन विभाजनों के माध्यम से एक दूसरे की श्रेष्ठ श्रेणी वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें जो है इससे ये पता चलता था, ये सभी जो मतभेद जो होते थे इस दोनों के बीच संबंध जो हुआ करते थे, इससे यही पता चलता था इसके ऊंची जाति छोटी जाति के बारे में, इस तरह से श्रेणी के बारे में वर्गीकृत किया जाता था, उसके बारे में एकत्रित किया, उसके बारे में जाना जाता था। ओके, उसके श्रम विभाजन व्यक्तिगत पसंद आधारित है, किंतु जाति व्यवस्था द्वारा किया गया श्रमिकों का विभाजन उनकी पसंद का विभाजन नहीं है। ठीक है, इसमें कहा जाता है श्रम का विभाजन जो है व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं है। व्यक्तिगत जैसे आपका कौन सा क्या पसंद है, क्या इसमें रुचि है, उसके अनुसार इसमें नहीं किया जाता था। ये जो है सभी चीज़ें जो होता है इस पर जो है आपके वंशानुगत के अनुसार किया जाता था। ये सभी चीज़ें इसमें दिया है। वंशानुगत जिस तरह से आपके पिता हैं माता हैं उसी अनुसार आपको भी जीवन या होता है। आप अछूत हैं तो आपके बेटे बेटी भी अछूत ही होंगे। इस तरह से जो आपका जाति के मतलब आपके श्रमिक आप जो मनपसंद के अनुसार नहीं किया जाता था। जैसे आप अछूत के बेटे हैं तो ब्राह्मण के रूप में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जीवन जिएंगे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने माता पिता के अनुसार जिस तरह से माता पिता जन्म लिए, जिस भी कास्ट में, जिस भी श्रेणी में, तो उसी श्रेणी में उसको आगे लेकर चलना पड़ता था। ये सभी इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद अम्बेडकर के लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था श्रम के विभाजन पर आधारित थी और जिसमें हिंदुओं के लिए स्वच्छ और सम्मानजनक नौकरियों को सुरक्षित रखा जाता था और अछूतों को गंदे और औसत कार्य दिए जाते थे। इसमें ये कहा जाता है अम्बेडकर के अनुसार जो अम्बेडकर के लिए जो है हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो है ना एक श्रम विभाजन पर आधारित था। इसमें यही कहा जाता था जो उसी जाति के लोग थे उसके जो उसको सम्मान मिलता था, स्वच्छ रूप मिलता था, और जो छोटे छोटे जाति के लोग होते थे, अछूत होते थे, उसको गंदे कार्य मिलते थे। जैसे कि आपका वाशरूम सफाई करना, गंदे नाली कूड़े वगैरह ये सब कचरा वगैरह सब ये सभी चीज़ें को साफ़ सुथरा करना और ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रूप में रखना और उसका इज्जत करना, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है अम्बेडकर के अनुसार जो है ना श्रमिक वर्ग के दो वर्गों में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। जैसे ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के रूप में करेगा, ब्राह्मणों की शक्ति होगी, विशेषाधिकार होगा, समाज होगा, उसके बाद स्वतंत्रता समानता सभी भाईचारे के रूप में हम लोग उसके साथ इंगित करेगा। और जिसमें पहली प्रकार जो है ना हम लोग इस प्रकार अम्बेडकर के अनुसार सभी वर्गों में ब्राह्मणवाद
बड़े पैमाने पर प्रचलित था और यह केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं था। हालांकि वे उनके उत्पादकतावादी ब्राह्मणवादी प्रभावों को समाजवादी अधिकारों जैसे अंतर्भोजन अंतर्विवाह तक ही सीमित रखा गया था। ये श्रमिक वर्ग को नागरिक अधिकारों और आर्थिक अवसर से वंचित रखता था। ये सभी चीज़ें जो अम्बेडकर के अनुसार दो श्रमिक वर्ग थे, जिसमें से एक हो गया ब्राह्मणवाद और एक हो गया पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब ही होता है वो ब्राह्मण की शक्ति के रूप में, ब्राह्मण उच्च जाति के रूप में, ये सभी चीज़ें थी। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर करेंगे। तो इस तरह का देखा जाए तो हम लोग यूनिट 12 को भी हम लोग देख लिए, बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। अब 1 से 12 तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो भी अभी तक 1 से 11 तक नहीं किए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार हो सके तो वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। ओके, उसके बाद जल्द ही नेक्स्ट यूनिट भी आ जाएगी और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।